धीमा लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास बाहर छोड़ें। आंखों को कोमलता और सहजता से बंद करें। एक बार गायत्री मंत्र, तत्पश्चात 3 बार शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेकर हम भाषण करिए। चेहरे की मांसपेशियों पे लगाते हुए अपनी आंखों को खोलिए। चलिए, थैंक यू सीमा जी। कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाई की थी? कल की क्लास में क्या हुआ था? कोई भी एक स्टूडेंट बताइए मुझे। कल हमने कुछ पढ़ा था ना, क्लास हुई थी ना कल? सैम्पलिंग नहीं पढ़ा था हमने? सैंपल क्या होता है? आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है सबको? हेलो मैम, कल हमने सैम्पलिंग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा था। जिसमें टाइप्स बताए थे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मेरी थोड़ा जुकाम हो गया बहुत। अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बताए थे, जिनके चार टाइप्स बताए थे। एंड फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के चारों पार्ट जो है, सिंपल हो गया, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग कंप्लीट हो चुका। आज हमने पढ़ा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना, जिसकी भी चार पार्ट है। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो कल की क्लास बस थोड़ा सा रिवाइज करना था मुझे। कल सबको समझ में आ गया था ना कि सैम्पलिंग क्या होता है, सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये सब हमने कल पढ़ लिया था कि सैम्पलिंग में भी जो है, सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? जिस प्रोसेस से हम सैंपल लेते हैं उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं, प्रोसेस ऑफ सैंपल। तो सैम्पलिंग भी जो है टू टाइप्स के है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमने कर पढ़ लिया था, और 4 तरह के थे ये। क्या क्या थे? पहला क्या था? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्या था? Systematic random sampling, and third one is stratified random sampling. Last one is cluster random sampling. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और इसमें क्या होता है? अनइक्वल चांस टू बी इन सैंपल। अनइक्वल चांस टू बी इन सैंपल क्यों है? क्यों हमें इसमें सैंपल की पूरी 100% नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं अनइक्वल चांस टू बी इन द सैंपल। मैम, इसमें डेटा का जो वो भी रहता होगा, वो भी काफी बड़ा रहता होगा ना? हाँ, ये बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो डेटा लेना बहुत टफ होता है। ठीक है, डेटा लेने में ही बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि रिसर्च खुद में हम लोग को पीएचडी का बहुत बड़ा मतलब मिनिमम हम लोग को 5 साल लगते ही लगते हैं। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो 1 साल तो हमारा जो है आपका कोर्स वर्क ही होता है। कोर्स वर्क के बाद फिर आपको, जो आपको मैं सिनॉप्सिस भेजी हूँ, उसको जो है डिफरेंट कमिटी से जो है पास कराना होता है। फिर 1 साल उसमें लगते हैं आपको। फिर उसके बाद आप डेटा कलेक्शन करने जाते हो, तो 3-4 महीने आपका डेटा कलेक्शन में लग जाता है। फिर डेटा की एंट्री करनी होती है। मतलब 5 साल मोटा मोटी मान के चलिए, आपको एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रही है तो आपको 5 साल लगते ही लगते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग को जो ये मतलब सैम्पलिंग का तरीका होता है, हम लोग मोस्टली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह की सैम्पलिंग करने के लिए हम लोग को 100% डेटा जानना होता है ना। ये सैम्पलिंग सबसे अच्छा है। नेट में आपका क्वेश्चन भी बराबर आता था पहले, ये कि सबसे अच्छा सैम्पलिंग कौन सा है। और या नहीं तो ये आपको नाम दे देंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, इन दोनों में से कौन अच्छा है। तो ये आप जो है नाम से भी पता कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी एज ए रिसर्चर मुझे लगता है कि ये हम अधिकतर लोग इसमें ही जाते हैं, हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। क्योंकि हम लोग का कल को मान लीजिए जो आपने टॉपिक लिया है,
क्या पॉसिबल है कि इंडिया में जितने डायबिटिक लोग हैं या दिल्ली में जितने डायबिटिक लोग हैं या आपके कोई पार्टिकुलर में सेक्टर में कितने डायबिटिक लोग हैं उनका पता कर पाना? कल को आप अपना रिसर्च, अभी सिनॉप्सिस भेजा है ना मैंने आपको, तो जो आपके पेशेंट कौन है, सैंपल कौन है आपके? डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट। पेशेंट। अब मैं आपको बोलूंगी डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो आपको किस सैम्पलिंग में जाना चाहिए, मतलब आपके लिए कौन सा सैम्पलिंग पॉसिबल है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पॉसिबल है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पॉसिबल है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्योंकि क्या होता है कि इसमें जाने के लिए फिर हमें 100% डेटा कि कितने लोग डायबिटीज है, और खास करके जब हम एक इंडिया का बात करते हैं, यानी तो अपने मतलब जहाँ पे आप रहते हैं वहां का भी आपको सोच के देखिए कि अगर हमें वहां पे भी अगर डायबिटिक के लोगों का सैंपल लेना हो तो क्या ये सैम्पलिंग पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अधिकतर जो है इस सैम्पलिंग में ही जाते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे फॉर एग्जांपल हाँ मुझे एक वृद्धाश्रम में लेना है, मैंने अपना रिसर्च जो भी है वो हाँ एक वृद्धाश्रम पे कर रही हूँ और वहां से मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल गई है उन वृद्धों की जिनको डायबिटिक है, तो फिर क्या मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फिर यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपका जो सैंपल साइज है ना, ठीक है, मान लीजिए आपको अपने सैंपल के लिए 50 लोग ही चाहिए, ठीक है, और आपको एक हॉस्पिटल रेडी है डेटा देने के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो अगर आपको हॉस्पिटल से अगर वो 50 लोगों की सैंपल मिल जाती है तब तो ठीक है। ठीक है, और तो फिर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमको इवन की सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है इन दोनों सैम्पलिंग में। जब हमें स्टाटा बनाना होता है या जब हम बहुत बड़े लेवल पे सैम्पलिंग करते हैं, तो इन दोनों सैम्पलिंग जो है हमारे मतलब जब तक हमारे पास पूरा डेटा नहीं हो हम कर नहीं पाते इस सैम्पलिंग को। क्योंकि ऑलरेडी रिसर्च, जब आप पीएचडी रिसर्च करते हैं तो ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, और उसमें से अगर आप इन सब चीजों में फंसते हैं तो उसमें और भी ज्यादा टाइम टेकन होता है ना। तो इसीलिए जो है अधिकतर हम लोग मतलब जब भी आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, खास करके जो रिसर्च स्कॉलर जो मतलब जो पीएचडी रिसर्च पेपर है, आपको अधिकतर यही सैम्पलिंग मिलेगा, इस तरह के ही सैम्पलिंग मिलेंगे। ठीक है, तो ये है, आपको सोच के देखिए ना, हमने तो एक टॉपिक ऑलरेडी लिया हुआ है, मैं आपको सिनॉप्सिस भी भेज दी हूँ। अगर आपको भी कल को अपने इस पे काम करना हो तो आपके लिए भी टफ होगा पूरा डेटा निकालना, मतलब ये सैम्पलिंग में जाना। ठीक है, सैम्पलिंग 1 में जाना आपके लिए टफ होगा, लेकिन सैम्पलिंग 2 में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सैम्पलिंग हम जो है इसमें हमें पूरी डेटा की नॉलेज नहीं भी हो, 100% नहीं भी पता हो, तो भी हम ये सैम्पलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्टार्ट करते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो है सबसे पहले आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग लेती हैं। मान लीजिए आपने दरवाजा के आगे भी अपने लगा दिया कि, या दुकान के आगे भी एक बैनर लगा दिया, चलते फिरते लोगों से भी आपने ले लिया, मतलब उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था, बस हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई सिस्टम नहीं होता है, उसमें कोई स्टाटा नहीं होता है, उसमें कोई रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती है, मतलब हमें जिस तरह से सहूलियत हुआ हमने सैंपल ले लिया। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे मतलब जो है सबसे अच्छा जो सैम्पलिंग नहीं माना जाता है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ही है, क्योंकि रिसर्चर क्या करता है, ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग करता है। ठीक है, चलते फिरते भी आपको कोई रोड पे मिल गया, कोई दुकान पे मिल गया, कोई जो है हॉस्पिटल में मिल गया, मतलब आप अपने हिसाब से अपना सैम्पलिंग ले रही है। आपको जिससे भी जो भी आपके लिए कन्वीनियंट मोड हो रहा है, उसी मोड से आप अपना सैम्पलिंग ले रही है, इसीलिए इसका कन्वीनियंस सैम्पलिंग नाम रखा गया है। आप अपने इच्छा के अनुसार सैम्पलिंग लेती है, उससे कोई मतलब नहीं है कि हमने रैंडम लेना है, थर्ड पर्सन को बोलना है, फिर इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे मतलब बहुत अच्छा सैम्पलिंग मानते नहीं है इसको हम लोग। ठीक है, लेकिन बहुत सारे रिसर्च पेपर में आपको ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग मिलता है। ठीक है, रिसर्चर जब अपने हिसाब से काम करता है तो उसको सैम्पलिंग अपने हिसाब से लेता है, तो उसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल का क्या खासियत होता है? स्नोबॉल जानते हैं आप लोग क्या होता है? बर्फ का गोला। हाँ, तो जब बर्फ का गोला जो है जैसे जैसे नीचे गिरता है वो बड़ा बड़ा होते होते जाता है,
कभी आपने देखा बर्फ का गोला जब नीचे गिरता है तो और बर्फ उसमें लगते 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 फिर वो बहुत बड़ा सा बर्फ बनता जाता है, जो गोला है वो बहुत बड़ा होता जाता है वो जैसे जैसे नीचे गिरता है ना। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में भी ऐसा ही होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग जैसे मान लीजिए कि मुझे प्रिजनर्स पे करना है, ठीक है, मान लीजिए मुझे प्रिजनर्स पे करना है कि जितने भी कैदी है ना, मुझे जो भी मर्डरर होते हैं, मुझे मेरे मेरे रिसर्च के सैंपल वो लोग हैं। तो क्या पॉसिबल है कि जो है मैं एक जगह जाऊं और मुझे सारे मतलब कैदी मिल जाए जो जो सिर्फ मर्डरर हो, जिन्होंने सिर्फ मर्डर किया हो अपने अपने लाइफ में। तो क्या होता है, एक कैदी दूसरे कैदी के बारे में बताएगा कि हाँ ये भी मेरे साथ था, है ना। फिर दूसरे के पास जाइएगा तो तीसरे के बारे में बताएगा, फिर तीसरे के पास जाइएगा तो चौथे के बारे में, मतलब वो रेफरेंस मिलता जाएगा और आप अपना सैंपल कलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं। या मान लीजिए कोई एड्स का ही पेशेंट है, मेरा जो सैंपल है वो एड्स के पेशेंट है, तो जो है मुझे वो डेटा कहाँ से मिलेगा। तो एक से मैं पूछूंगी कि हाँ, तो वो भी बोलेगा कि नहीं मैं हॉस्पिटल गया था तो वो भी मेरे पास था, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, मतलब एक एक सैंपल से जो है दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। तो इस तरह, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे बर्फ का गोला ऊपर से जब गिरता है तो वो छोटा होता है और जैसे 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 नीचे गिरता जाता है वो बड़ा होता जाता है। तो उसी तरह जो है इस सैम्पलिंग में क्या होता है कि ऐसे जो बहुत कम है, जो जो सैंपल रेयर है, जिसके जो इकट्ठे नहीं मिलते हैं, वो क्या होता है कि एक पेशेंट ने दूसरे के बारे में बताया, दूसरे ने तीसरे के बारे में बताया, तीसरे ने चौथे, तो हमारा जो है क्या होता है, हम एक से शुरू करते हैं और वो रेफरेंस मिलते मिलते वो जो है सैंपल जो है सैंपल साइज बड़ा बड़ा होता जाता है, जब बिल्कुल स्नोबॉल की तरह। इसीलिए इसको स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस जैसे जैसे नाम आता जा रहा है बस मैं नाम के हिसाब से आपको समझा रही हूँ। तीसरा है कोटा सैम्पलिंग। कोटा क्या होता है मुझे कोई बताइए, आप लोग नेट का एग्जाम देते हैं आपको पता होना चाहिए कोटा क्या होता है। मैम किसी खास ग्रुप के हिसाब से उसे समूह में वर्गीकृत कर दिया जाता है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, वेरी लाइक गुड, दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। कोटा क्या होता है, जैसे कि हम लोग का जब नेट का रिजल्ट होता है ना तो आता है तो क्या क्या बोलते हैं कि ओबीसी का इतना गया, ईडब्ल्यूएस का इतना गया परसेंटेज, जनरल का कैटेगरी का, तो क्या है उनका कोटा है कि 35% को जो है हम ओबीसी में मानेंगे, 10% को हम, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो हमने परसेंटेज बना के क्या किया है, हमने कोटा बना दिया है। यानी तो कल को आपको जॉब लेने भी जाना होगा तो कोटा होता है कि नहीं ये ओबीसी के लिए निकला है, ओबीसी कोटा का है ना। ये जो है ईडब्ल्यूएस कोटा का है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो है इतने लोग रहेंगे ही रहेंगे, उसको कोटा सिस्टम बोलते हैं। कोटा सैम्पलिंग में भी बिल्कुल यही होता है। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम जो है जैसे कि हम अपने सैम्पलिंग में, जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना कि मान लीजिए मेरे सैम्पलिंग में टीचर भी है और स्टूडेंट भी है, तो मैंने एक कोटा बना दिया कि जब इसमें 10 स्टूडेंट आ जाएगा तो मेरा कोटा पूरा हो जाएगा सैम्पलिंग का। जब इसमें जो है 25 टीचर आ जाएंगे तो मेरा कोटा कंप्लीट हो जाएगा। तो कोटा का मतलब होता है कि हम एक नंबर जो है डिसाइड कर लिए, मेरे पास बहुत सारा सब ग्रुप है, जैसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है ना, उसी तरह कोटा सैम्पलिंग भी होता है। बस इसमें हम लोग इसमें क्या होता है कि हम लोग कोटा बनाते हैं, मतलब हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में तो हम लोग स्टार्टा बनाते हैं, हम लोग को सब कुछ पता होता है। यहाँ लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि हमारा डेटा कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, खुद से सोच लेते हैं। खुद से सोच लेते हैं कि मेरे पास अगर दो ग्रुप है स्टूडेंट और टीचर का, तो जब मेरे पास 25 सैंपल्स आ जाएंगे तो मेरा जो है स्टूडेंट का सैंपल, मेरा कोटा पूरा हो जाएगा। जब मेरे पास 25 टीचर आ जाएंगे तो मेरा टीचर्स का कोटा पूरा हो जाएगा, उसके बाद में सैम्पलिंग नहीं करूंगी, ठीक है। तो इसमें एक हम कोटा बना लेते हैं, एक रिजर्व बना लेते हैं कि इतने लोगों का हो गया तो मेरा कोटा सैम्पलिंग हो गया, मतलब उतना भी फिर मुझे करना है, ठीक है। पर्पसिव सैम्पलिंग होता है कि किसी खास, जैसे कि पर्पसिव सैम्पलिंग के जो सैंपल्स होते हैं ना, इसको अच्छा सैम्पलिंग माना जाता है। अगर मैं बात करूं नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, तो पर्पसिव सैम्पलिंग होता है कि जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है किसी पर्पस से, तो इसके जब बहुत रेयर पॉपुलेशन होती है ना तो हम पर्पसिव सैम्पलिंग करते हैं। रेयर पॉपुलेशन का मतलब है, मान लीजिए कि बहुत सारे योगी है जो पहाड़ पे जाके तपस्या करते हैं। अब मुझे करना है कि जो पहाड़ पे जाके तपस्या कर रहे हैं मुझे उनको ही अपने सैंपल में लेना है, तो वो बहुत रेयर है। जो पहाड़ पे चले जाते हैं, हिमालय पे चले जाते हैं, वैसे सैंपल बहुत कम है।
तो जो बहुत कम है, जो रेयर पॉपुलेशन पे जब हम काम करते हैं तो उसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं। इसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, बहुत बार नेट में जजमेंटल सैम्पलिंग के नाम पे ये आता है। ठीक है, तो इन सब का जो सिनोनिम्स है ना, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल से आप लोग। ऐसे ये 8 तरह के ही सैम्पलिंग होते हैं, क्वेश्चन में भी आपको यही 8 तरह के सैम्पलिंग का क्वेश्चन मिलेगा आपको। बस ध्यान ये रखना है कि जैसे पर्पसिव सैम्पलिंग को हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, इसी तरह स्नोबॉल और कन्वीनियंस सैम्पलिंग का भी कुछ सिनोनिम है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो एक बार ना आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैम एक बार ना कन्वीनियंस सैम्पलिंग और बता दीजिए। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब आप अपने सुविधा के अनुसार, कन्वीनियंस का क्या मतलब होता है, सुविधा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई शॉप चलाती है, आपने अपने शॉप के आगे लगा दिया है कि जो भी बच्चा, जिनके पास भी बच्चा है वो मेरा सैंपल है, कृपया अपना डेटा दे के जाइए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। कहीं पे आप टीचर है तो वहां से आपने डेटा उठा लिया, कहीं पे आप मतलब किसी लैब में काम, मतलब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करें। कभी आप मार्केट गई तो मार्केट से आपको कोई सैंपल मिला, आपने ले लिया। कभी आप जो है शोरूम गई कहीं पे, मतलब अपने सुविधा के अनुसार से जो हम सैम्पलिंग करते हैं उसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोला जाता है। कन्वीनियंस का मतलब है सुविधा। ठीक है, हम अपने सुविधा के अनुसार जो सैम्पलिंग करते हैं। तो ये सैम्पलिंग आप कहीं से भी ले सकते हैं, चलते फिरते जो रोड पे चल रहे हैं ना उनसे भी ले सकते हैं, इसीलिए इसको अच्छा सैम्पलिंग नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, मान लीजिए कि आपका डेटा साइज ज्यादा है, मान लीजिए कि आपका सैंपल साइज ज्यादा है, अगर आपका सैंपल साइज ज्यादा है तो भी कहीं ना कहीं पे जस्टिफाई करते हैं आप अपने स्टडी में। लेकिन कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर रहे हैं और आपका सैंपल साइज भी ज्यादा नहीं है तो फिर जो है पेपर पब्लिकेशन में दिक्कत आती है, फिर अच्छा जर्नल नहीं मिलता है आपको। ठीक है, तो ये 4 सैम्पलिंग। हाँ बताइए, कोई कुछ पूछ रहा है? तो मैम कन्वीनियंस में जो भी हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसका ये है कि वो मतलब कंफर्म होगा, मतलब कि जैसे कि मतलब ये मतलब परफेक्ट आएगा उसका रिजल्ट। नहीं, रिजल्ट तो आएगा। देखिए रिजल्ट तो कुछ, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि इसका जब हम कन्वीनियंस, जब डेटा हम कहीं से भी उठाते हैं ना तो क्या होता है ना कि रिजल्ट पे वो इम्पैक्ट तो डालता ही डालता है। तो इसीलिए इस सैंपल को अच्छा नहीं मानते हैं। ओके मैम। लेकिन एज ए रिसर्चर जो है मुझे यही सैंपलिंग सबसे अच्छा लगता है। तो ये जो है मतलब आपके कन्वीनियंस के हिसाब, जैसे मान लीजिए आपको 1000 डेटा लेना है, मान लीजिए आप कोई सर्वे कर रहे हैं, आपको 1000 डेटा चाहिए उस सर्वे के लिए, तो आप क्या करेंगे, ये तीनों मतलब ये स्नोबॉल सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग करती हैं तो आपका हो जाएगा 1000 डेटा। ठीक है, तो जब सैंपल साइज, एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी नहीं होती आप कहने का मतलब, इसलिए बिल्कुल अच्छा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्यूरेसी जो आपका रिजल्ट आता है ना उसको बहुत ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। इसलिए जब भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग कीजिए तो अपना सैंपल साइज बड़ा रखिए। जैसे मान लीजिए कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपको 50 सैंपल लेना है तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आप उसको डबल कर दीजिए, तो फिर आपका सैम्पलिंग मेथड कोई देखेगा नहीं। जब आपके रिसर्च में सैंपल साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो आपके रिसर्च का फिर सैम्पलिंग कोई नहीं देखता कि आपने कौन सा सैम्पलिंग किया है। जब आपका छोटा सैंपल साइज लेते हैं तब एक्यूरेट लेते हैं अपने उसके हिसाब से, मतलब जो भी आपने जिस तरह से भी सैंपल निकाला है, तो फिर उसमें सैम्पलिंग मेथड देखते हैं। क्योंकि जब हम एक बड़े सैंपल साइज पे काम करते हैं ना तो भी रिजल्ट परफेक्ट आता है। लेकिन अगर आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर रहे हो, आपका सैंपल साइज भी छोटा है, तो रिजल्ट फिर गड़बड़ आता है, फिर आपका, फिर उसको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मानते हैं हम। ओके मैम, थैंक यू। जी मैम। हाँ, तो ये चीज है। तो चलिए इसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। इतना समझ में आ गया ना कि इसका मीनिंग क्या है, इसको यस मैम। कन्वीनियंस क्यों बोलते हैं, इसको स्नोबॉल क्यों बोलते हैं, इसको कोटा क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड को पकड़ के रखिएगा, क्योंकि क्या है कि ये बहुत बारी क्या होता है ना, एग्जाम में जो है आपको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। लेकिन अगर आपको ये याद है, याद रहता है, ये वर्ड ही याद है, तो आप अपना क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत पढ़ाई करना होता है, यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत ज्यादा है और क्वेश्चन कहाँ से आता है कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आप लोग पढ़ाई करते हैं वो उसका मीनिंग पता रखिए, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, सबसे पहले हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो अब देखिए इसमें जो है सिंपल रैंडम, सॉरी, सबसे पहले हमारा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है
इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसका प्रोसीजर है पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन कन्वीनियंस, इजी अवेलेबिलिटी एंड अप्रोचेबिलिटी। ठीक है, जो इजीली हमें अवेलेबल हो जाए सैंपल, उसी को हम अप्रोच कर लेते हैं। ठीक है, जो इजीली अप्रोचेबल हो, इजी अवेलेबल हो, अपने तरीके से। और ये क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, सैंपल में नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। ऐसा क्यों क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे कि सैंपल में नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन? सेकेंड पॉइंट, सैंपल में नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? सोचिए। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है, किसी के पास आंसर नहीं क्योंकि है? हम हाँ क्योंकि ग्रुप नहीं बनाते हैं ना इसमें, कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी। हाँ, क्योंकि हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, अपने हिसाब से काम करते क्योंकि हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम किसी जो है सिस्टमेटिक अप्रोच से नहीं चल रहे हैं, हम अपने हाँ, हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें जहाँ पे सुविधा हो रहा है हम वो वहां से ही ले रहे हैं सैंपल। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो पॉपुलेशन है उसको ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर मान लीजिए आपने 50 सैंपल पे काम किया है, तो मैंने कहा था ना कि दो तरह का टेस्ट होता है, एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, एक होता है इन्फरेंशियल एनालिसिस। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हमारा मीन मीडियन मोड निकालते हैं, और इन्फ्रेंशियल में जो है हम जो है अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि वो जो है रिजल्ट पॉपुलेशन पे जो है हम वो मतलब बेस्ड होगा या नहीं होगा। क्योंकि हम तो एक छोटे सैंपल पे कर रहे हैं, तो हमें ये भी तो पता करना है कि जो जो हमारा पॉपुलेशन है उस पे ये मतलब ये वैल्यू एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि सैंपल में नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि ये रिसर्चर अपने सुविधा के हिसाब से काम करता है इसमें। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या है कि रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर इनवाइटेड फॉर स्टडी थ्रू एडवर्टीजमेंट्स पुट ऑन डिपार्टमेंटल नोटिस बोर्ड। अब एक डिपार्टमेंटल नोटिस बोर्ड में जो है मैंने लगा दिया कि भाई स्कैन कर लो, स्कैन करके डिटेल है, गूगल फॉर्म भर दो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैं तो उसमें सैंपल, उसमें मैं तो कोई देख नहीं रही हूँ कि कौन गूगल फॉर्म भर रहा है, मेरा सैंपल कैसा है, कोई बच्चा भर रहा है, कोई मतलब ये, तो इसलिए जो है मतलब सुविधा के अनुसार से ये करते हैं, इसीलिए इसको अच्छा सैंपलिंग नहीं माना जाता। ठीक है, ये अपने सुविधा के अनुसार से कर रहे हैं कि आपने एक स्कैनर का भी कोड लगा दिया और आपको फॉर्म भरवाना है, तो वहां पे जो है स्कैन करके कोई भी फॉर्म जो है फिलअप कर रहा है, हम नहीं देख रहे कि अब वो कौन है। ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग, जैसा मैं आपको नाम बताई थी कि स्नोबॉल सैंपलिंग इसलिए नाम रखा गया है इसका, क्योंकि ये बर्फ का गोला जैसे जैसे नीचे गिरता है वो बड़ा होता जाता है और हमें पूरा सैंपल मिलता उसी तरह हम सैंपलिंग लेते हैं। पहले हम एक सैंपल पे लेते हैं, फिर एक से दूसरे को पूछते हैं, दूसरे से तीसरे को पूछते हैं, तो इस तरह से हमारा सैंपल जो है बड़ा होता जाता है, बिल्कुल स्नोबॉल की तरह। ठीक है, तो स्नोबॉल की तरह होता है। तो इसमें क्या है कि रिसर्चर इनिशियली अप्रोचेस अ फ्यू टारगेट पार्टिसिपेंट, मतलब एक दो जो टारगेट पार्टिसिपेंट हो गया, जैसे मैंने आपको एड्स का एग्जांपल दिया, मटर कैदी का एग्जांपल दिया, रीजनर्स का जो है जो बोलते हैं हम। ठीक है, और थ्रू दो रेफरेंस ऑफ दो पार्टिसिपेंट न्यू पार्टिसिपेंट्स आर रिक्रूटेड। जैसा मैं आपको बताई कि कोई एड्स का पेशेंट है, तो एक ने दूसरे के बारे में बताया, दूसरे ने तीसरे के बारे में बताया, तीसरे ने चौथे के बारे में बताया। ठीक है, तो जो हमारा रेफरल पार्टिसिपेंट है वही जो है न्यू पार्टिसिपेंट को जो है के बारे में बताता है और उसको सैंपल में लेते हैं। अब जैसे इस वही जो मैं आपको एड्स का बताई थी वही है सेम एग्जांपल इसमें भी कि इन अ स्टडी ऑफ ऑन HIV पेशेंट a researcher identify few HIV patient and through them get new patient through reference useful to study socially sensitive target group। ठीक है, जो क्योंकि बहुत ये पेशेंट हम लोग को जल्दी मिलते नहीं है और जिनको होता है वो बताते नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है स्नोबॉल सैंपलिंग जो है सबसे अच्छा होता है कि हमने धीरे धीरे सबसे पूछ करके रेफरल लेते गए और हम अपना हमारा जो है सैंपलिंग का प्रोसेस हमने पूरा किया। ठीक है, कोटा सैंपलिंग का भी जैसे वर्ड से मैं आपको बताई थी कि कोटा में क्या होता है कि जैसे ओबीसी कोटा होता है, ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, जनरल कोटा होता है कि हम एक स्पेसिफिक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं कि 10% जो है जनरल में होगा, 30% जो है ओबीसी होगा, 30% जो है हम ST SC ले लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको ईडब्ल्यूएस में डाल देंगे। उसी तरह कोटा सैंपलिंग में भी हम मान लीजिए कि हमें टीचर और स्टूडेंट का जो है लेना है,
तो टीचर का कोटा हमने डिसाइड कर लिया कि जब 10 टीचर हो जाएंगे तो मेरा सैम्पलिंग पूरा हो जाएगा, जब 15 स्टूडेंट हो जाएंगे तो मेरा सैम्पलिंग पूरा, मतलब हम अपने से एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं, कोटा डिसाइड कर लेते हैं कि जब ये फिल हो जाएगा तो मेरा सैम्पलिंग पूरा हो जाएगा, जब हम इतना कर लेंगे तो मेरा सैम्पलिंग पूरा हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कंडीशन, ठीक है। डिजायर्ड कंडीशन क्यों है? क्योंकि हम खुद से डिसाइड करते हैं कि हमारा कोटा कितना होगा, ठीक है। A researcher creates quota of required number of participants for a study. Researcher recruit participant until the needed quota is fulfilled, right? So quota is the number of people needed for each of the subgroup. तो कोटा क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन, मैंने कहा ना कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि अगर 30 बच्चे हो गए तो हमारा कोटा, हमारा सैम्पलिंग पूरा हो गया, 30 टीचर हो गए, ठीक जैसे हम स्टार्टा बनाते थे ना, तो स्टार्टा की तरह ही यहाँ पे सब ग्रुप बनाते हैं। लेकिन जो हमारा स्टार्टा था वो जो है मतलब उसमें हमें अपने पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ पता होता था, लेकिन यहाँ पे हमें सब कुछ पता नहीं है, यहाँ पे ग्रुप हम अपने हिसाब से बना लें, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें कि इन अ स्टडी ऑन कॉलेज स्टूडेंट अ रिसर्चर वांट 50 स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, 100 फ्रॉम द सेकेंड ईयर एंड 150 फ्रॉम द थर्ड ईयर. Sampling is continued until the required quota of 50, 100 and 150 is filled. जैसा कि मैं आपको बताई थी कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का 50 सैंपल लेंगे, सेकेंड ईयर स्टूडेंट से जो है 100 सैंपल लेंगे और थर्ड ईयर स्टूडेंट से 150 लेंगे। तो जब ये 50 पूरा हो जाएगा, 100 पूरा हो जाएगा और 150 का पूरा हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा कोटा फुल हो गया। अब हम इसके बाद सैंपलिंग हमें करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कोटा सैंपलिंग समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं होगा स्टार्टा से, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से कंफ्यूजन तो नहीं है कोटा सैंपलिंग में? मैम कोटा सैम्पलिंग एक बार और बताइए ना। कोटा सैंपलिंग होता है कि जैसे कि कोटा को कैसे डिवाइड करेंगे हम, ये क्लियर नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कल मैं आपको बताई थी ना कि हमने डायबिटिक पेशेंट, जो हमारा रिसर्च है, ठीक है, चलिए हम अपने रिसर्च पे ही ऊपर बात करते हैं कि हमारा रिसर्च है और हमें नहीं पता है कि जो डायबिटिक लोग हैं, ठीक है, कितने हैं, हमें नहीं पता है। मान लीजिए कि मुझे दिल्ली में जितने भी डायबिटिक लोग हैं उस पे मैं जो है रिसर्च कर रही हूँ। मेरे मन में आया कि जो है उसमें से जो है, जैसे मैं कल आपको एग्जांपल दी थी कि उसमें से जितने भी ग्रुप है, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं मेडिटेशन का इफेक्ट देखती हूँ डिफरेंट सेक्टर वाले लोगों पे कि किस पे इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोटा बना देंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा तो पूरा है नहीं, क्योंकि हम तो डेटा जानते ही नहीं है ना कि कितने जिनको डायबिटीज है उनमें से कितने लोग जो है आईटी सेक्टर में है, या उसमें से कितने लोग जो है गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या उसमें से कितने लोग टीचर है, हमें नहीं पता होता है। तो हम क्या करेंगे, हम कोटा बना लेंगे कि जितने जो आईटीएन है, जितने भी मतलब जो है आईटी में करते हैं काम, कि 50 लोग अगर मेरे कोटा में आ गए, 50 आईटी का मैंने ले लिया, आईटी का डेटा, तो मेरा वो कोटा आईटी का पूरा हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं कि जितने भी लोग गवर्नमेंट सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अगर उनका 75 लोगों का मेरे पास जो है डेटा आ गया तो मेरा कोटा पूरा हो गया, ठीक है। फिर जितने भी जो है हमारे पास टीचर्स हैं, उनका भी हमने जो है 100 डेटा ले लिया, तो मेरा टीचर का कोटा पूरा हो गया। ये कोटा ठीक उसी तरह है जैसे आपका नेट में कोटा होता है, ठीक है। यानी जब भी हम लोग के इंडिया में क्या सिस्टम है, कास्टिज्म है ना, कास्ट के बेसिस पे सब कुछ होता है, कोटा चलता है ना यहाँ पे। हम जब मेट्रो पे भी जाते हैं तो हर 10 में से एक सीट जो है वुमेन्स का होता है, वुमेन का होता है, हर 25 में से एक सीट जो है हैंडीकैप का होता है, तो उनका कोटा है ना, वुमेन कोटा हो गया, उसके बाद फिर जो है आपका हैंडीकैप कोटा हो गया, ठीक है। हमारे इंडिया में तो कोटा सिस्टम बहुत है कि, तो वो क्या है ना, एक सिस्टम से कोटा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो है हम ऐसे ही बना, जैसे कि आप मेट्रो पे भी ट्रैवल करते हैं या बस पे तो नहीं होता है जनरली, कहीं पे भी या प्लेन पे भी ट्रैवल करते हैं तो एक कोटा होता है, ठीक है। जैसे बिजनेस क्लास होता है, इकोनॉमिक क्लास होता है, तो वो सीट के हिसाब से बनाते हैं कि बिजनेस क्लास के लिए 10 होंगे, इकोनॉमिक क्लास के लिए जो है 25 होंगे। तो हम जब वो तो कोटा हमेशा हम लोग को ही डिसाइड करना होता है कि हम कितना पर्सन लेंगे कि हमारा कोटा पूरा हो जाए। आ रहा है समझ में? जी मैम। ठीक है।
आप ठीक इस तरह ही समझिए, जैसे आप यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं ना, तो आपका कोटा है ना कि 35% ओबीसी का ही देंगे वो, उसमें अगर जनरल नहीं देंगे। ओबीसी अगर हुआ, जैसे कि नौकरी में भी सरकारी नौकरी का फॉर्म आप लोग भरते होंगे, तो आपको पता होगा कि जो है ओबीसी का कोटा निकला है, तो क्या वो ओबीसी के कोटा पे जनरल को लेते हैं? नो मैम। नहीं लेते हैं। तो अब क्योंकि वो कोटा जो है वो पहले से डिसाइडेड है कि 30% लोग जो है ओबीसी में आएंगे, 20% जो है जनरल से आएंगे, तो जब तो वो कोटा जो है वो पहले से डिसाइडेड है। मैं अगर ये चाहूँ कि मेरे पास आईआईटी, मतलब मान लीजिए कि मेरे पास जो आईटी का डेटा है, मुझे सैंपल चाहिए 20 और मेरे पास 15 सैंपल ही मिले, तो क्या मैं टीचर का डेटा डालूंगी आईटी वाले में? नो मैम। नहीं ना। तो ठीक उसी तरह जैसे हमारा कोटा सिस्टम है, वैसे हमारा कोटा सैंपलिंग भी चलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम कोटा सैंपलिंग रखा गया है कि हम लोग एक कोटा बना लेते हैं कि ये जो है ये हमारा जो है नंबर ऑफ स्पेसिफिक नंबर है इस ग्रुप के लिए, और जब तक वो नंबर नहीं आएगा, वो जब तक पूरा फुल नहीं होगा, तब तक हमारा कोटा सैंपलिंग चलता रहेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट ईयर से 50, सेकेंड ईयर से 100 और थर्ड ईयर से जो है 150 स्टूडेंट, जब तक ये जो है पूरा नहीं फिल होगा, ये कोटा है। 50 कोटा फ्रॉम फर्स्ट ईयर, 100 कोटा फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड 150 कोटा फ्रॉम द थर्ड ईयर। तो ये कोटा सिस्टम यही हो गया, हमने कोटा बना दिया है। ठीक है, इसीलिए इसको कोटा सैंपलिंग बोलते हैं। और इसको एक एग्जाम में ये आता भी है कोटा सैंपलिंग, तो इसको जो है थोड़ा यहाँ पे ये 150 इज नॉट फिल्ड होना चाहिए, इज नॉट फिल्ड क्या until the required quota, यहाँ लिखा है ना until the required quota of 100 and 150 is not filled। वहाँ पे लिखा हुआ एक तो लास्ट लाइन है ना, सैम्पलिंग इज कंटिन्यूड until सैंपलिंग इज कंटिन्यू अंटिल द रिक्वायर्ड कोटा। ठीक है, 50, 100 and 150 is not filled। सैंपलिंग कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका ये कोटा फुल नहीं होता है। जब तक फर्स्ट ईयर से 50 नहीं आ जाते, सेकेंड ईयर से 100 नहीं आ जाते, और थर्ड ईयर से 150 नहीं आ जाते हैं, ये जो है कंटिन्यू रहेगा सैंपलिंग। ठीक है, ये ठीक हमारे जॉब के तरह ही है। अगर ओबीसी का सीट नहीं भरा तो उसमें उसको जनरल को नहीं लेते हैं या एसटी एससी को नहीं लेते हैं, वो दोबारा से निकालेंगे वैकेंसी उस सीट के लिए, लेकिन उस सीट पे जो है और किसी को उस कोटा पे और किसी को नहीं लेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैडम, मैं कुछ और कह रहा हूँ। आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा पॉइंट ये है, यहाँ पे सवाल कुछ नहीं, मेरा इज नॉट फिल्ड होना चाहिए। सैम्पलिंग इज कंटिन्यू, यही लास्ट सेंटेंस है ना आपका? हाँ, इज until 50, 100 and 150 is not filled होना चाहिए। इसमें लिखा है कि सैम्पलिंग इज कंटिन्यू अंटिल द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ 50, 100 एंड 150 इज फिल्ड। नॉट फिल्ड होना चाहिए ना सिर्फ, इसमें जब तक ये फिल्ड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो नॉट फिल्ड आएगा ना, ये तभी इसका मीनिंग सही आएगा। इज फिल्ड इज नॉट फिल्ड आना चाहिए। नहीं, ये बस ये सेंटेंस आपको ये बताना चाह रहा है, सेंटेंस सही है, सेंटेंस गलत नहीं है यहाँ पे। नहीं मैडम, मेरे ख्याल से चलिए ठीक है। आपको समझ में आ गया ना कि कोटा सैम्पलिंग क्या होगा? मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मैं गलत समझूंगा इसे अगर मेरे को नोट में लिखा होगा, तो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन आपको समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रही हूँ? हाँ, अभी तो मुझे समझ आ गया, मैंने नोट लिख दिया। बाकी सबको क्लियर है? जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है सबको क्लियर है ये कोटा सैम्पलिंग? जी मैम। यस मैम, अभी क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए। अब है हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव जैसे हमारा पर्पस होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, जब पॉपुलेशन बहुत रेयर होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग करते हैं। तो पर्पसिव सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है कि पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर है टू स्टडी अ रेयर पॉपुलेशन, रिसर्चर पर्पसली select participant based on special characteristic. For example, to study the effect of long-term meditation, a researcher decide to select a few experienced yogi from the Himalaya. जब रेयर पॉपुलेशन होता है तब हम पर्पसिव सैम्पलिंग करते हैं। तो रेयर पॉपुलेशन में जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि लॉन्ग टर्म मेडिटेशन का क्या इफेक्ट होता है उन लोगों पे जो योगी हिमालय पे मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, उन पे क्या असर होता है वो हमें देखना है। तो ऐसे योगी बहुत कम मिलते हैं हमें। ऐसे तो मेन योगी यही लोग हैं, मेन जो
योगा करने वाले लोग हैं जो हिमालय पे चले, वो तो हिमालय पे ही है, जो बहुत लर्नेड है, वो कहीं नहीं दिखते हैं, है ना। तो ये ऐसे योगी बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसे सैंपल पे काम करते हैं जो रेयर है, हो कोई ऐसा डिजीज हो जो रेयर हो, ठीक है, तो वैसे जगह पे हम पर्पसिव सैंपलिंग करते हैं, ठीक है, जो रेयर पॉपुलेशन। इसके अलावा भी कोई एग्जांपल दीजिए आप लोग जो रेयर हो, मतलब इंडिया में ही बताइए सोच करके, कोई भी एक एग्जांपल बताइए। मैम जैसे मुझे हाँ। पीएमएस पे करना है ना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो वो तो कॉमन हो जाएगा फिर। हाँ, तो फिर ये पर्पसिव सैंपलिंग उसमें नहीं होगी ना मैम? किस में आपने पूछा, किस पे करना हो तो? मैम जैसे मुझे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पे करना है, हाँ, और तो ये तो कॉमन हो जाएगी, तो फिर इसमें पर्पसिव सैंपलिंग नहीं होगी। इसमें नहीं होगा, पर्पसिव सैंपलिंग इसमें नहीं होगा। कैंसर पे मैम? क्योंकि नहीं, उसमें भी नहीं, कैंसर के बहुत 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 पेशेंट हो रहे हैं। इवन कि ऐसा बताया गया है कि हर इंडिया में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर आप करंट पेपर पढ़ेंगे ना, या WHO का रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो आने वाले 10 साल में लिखा गया है कि यहाँ पे कैंसर के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेशेंट होंगे। हार्ट डिसीज के सिर्फ डॉक्टरों पे मैं करना चाहता हूँ, वो पर्पसिव सैंपलिंग होगा। किस पे जैसे करना? डॉक्टर्स, हाँ, हाँ, जो डॉक्टर्स है जिनको जो हार्ट पेशेंट है, जो डॉक्टर है जो ओनली डॉक्टर्स जो हार्ट पेशेंट है, अगर मैं उन पर रिसर्च करता हूँ हार्ट पेशेंट का। किसी का अनम्यूट है क्या? आपके साथ कोई कुछ और भी आवाज आ रहा है मुझे। मैं ही हूँ अनम्यूट में बैठा हूँ। हाँ, ठीक है, मतलब हाँ, कुछ ऐसा डिजीज, जैसे आपने वो देखा था, पा मूवी था एक, कौन सा था, जो अमिताभ बच्चन बिल्कुल बूढ़ा की तरह, मतलब उसको बना दिया गया था, बचपन से वो डिजीज हो गया था। नहीं मैडम, डिजीज की वजह से नहीं होगा पर्पसिव सैंपलिंग होगा। ये जो सैंपल जो हमारे जो इफेक्टेड पेशेंट है उनकी वजह से पर्पसिव सैंपलिंग। मैं डॉक्टर को बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली। नहीं, मैं आपको अपना एग्जांपल बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे डिजीज है जो रेयर है, ठीक है। तो जो रेयर डिजीज है ना, जो बहुत जिसके जो पॉपुलेशन बहुत कम है। जैसे मैं एक मिनट मैम कंप्लीट कर लूं, मैं बोलूं पहले। हाँ, बोलिए। जैसे आप यहाँ पे मेडिटेशन तो बहुत सारे लोग करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप एक्सपीरियंस योगीज हिमालयस के लिए बोल रहे हैं, ये रेयर है। ऐसे अगर मैं डॉक्टर की बात करूंगा, सिर्फ भाई वो डॉक्टर जिनको जो है जो हार्ट पेशेंट है, हाँ, उन पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो डॉक्टर रेयर ही मिलेंगे, बहुत सारे डॉक्टर नहीं मिलेंगे हमें जो हार्ट पेशेंट हो। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि जो रेयर पॉपुलेशन है, तो हम तो आपने कहा नहीं कोई और एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ द अनदर एग्जांपल, ये कह रहा हूँ। मैं समझ गई, ठीक है। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी रेयर पॉपुलेशन होता है, जब भी हम कोई रेयर पॉपुलेशन पे काम करते हैं, तो हम पर्पसिव सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट सैंपलिंग था, और यहाँ पे हमारा सैंपल खत्म होता है। इसको जजमेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं। नेट में बहुत बार जजमेंटल सैंपलिंग पे ही क्वेश्चन आया है, पर्पसिव बहुत कम मैंने देखा है अभी तक, जितना भी मैं क्वेश्चन देखी हूँ। कल किसी ने मुझसे कहा था सैंपल क्वेश्चन करेंगे शेयर, अभी तक किसी का क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास। मैम मैंने शेयर कर दिया है आपको, सेम इसी अच्छा, व्हाट्सएप पे। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार कर लेती हूँ चेक फिर, ठीक है। तो उसमें सिर्फ रिसर्च के ही क्वेश्चन है कि मतलब पूरा क्वेश्चन आपने भेजा है? पूरा क्वेश्चन है। अच्छा, पूरा क्वेश्चन भेजा है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो मैं एक बार क्वेश्चन चेक करके उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। जितना हमने कर लिया है उसमें से कुछ क्वेश्चन सब कर लेंगे। तो यहाँ पे आज आपकी सैम्पलिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। इतना ही सैम्पलिंग था, इतना ही सैंपल पे आपको ये करना था। और जब भी हम पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं और जब हम सैंपल पे स्टडी करते हैं, तो इन दोनों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉपुलेशन पे जो है हम करते हैं तो स्टैट में इसको पैरामीटर बोलते हैं, और अगर सैंपल पे करते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। वो जब हम स्टैट्स पढ़ेंगे तो मैं फिर से बताऊंगी आपको, बस आपके नॉलेज के लिए मैं बता रही थी। पैरामीटर किसे कहते हैं, फिर से बताइए एक बार। जब हम पॉपुलेशन पे काम करते हैं, ओके, पॉपुलेशन पे काम करते हैं तो उसे पैरामीटर्स कहते हैं। हाँ, और जब हम सैंपल पे काम करते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम वेरिएबल स्टार्ट कर लें, थोड़ा सा डिस्कस
कर लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। मैम पर्पस को मैम जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं ना? हाँ 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 हाँ, ओके मैम। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। कल हम इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा हम उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। आपके हिसाब से वेरिएबल क्या क्या होता है बताइए मुझे, मतलब वेरिएबल से क्या समझते हैं, या इस वर्ड से आप लोग क्या क्या समझते हैं? मैम जो वेरी करता हो वो वेरिएबल्स है, जैसे कि हम एक मैथ्स में लेते हैं ना, हम मानते हैं कि एक्स वाई जेड, तो जो वेरी करता हो जिसकी वैल्यू निश्चित ना हो वो वेरिएबल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? मैम वेरिएबल का अर्थ हिंदी में होता नहीं, है मेरे चर। ख्याल से वो मैम वेरिएबल मीन्स जो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वेरी करती है। ठीक है। और जिसमें We can कंटिन्यू count. कुछ ना कुछ बदलाव होता रहे। इस पूरे धरती पे हर चीज में कुछ ना कुछ बदलाव होते ही रहते हैं, उसी को वेरिएबल बोलते हैं। देखिए, वेरिएबल्स आपका जो है ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहां भी काउज और इफेक्ट रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, कार्य कारण सिद्धांत, काउज और इफेक्ट। काउज और इफेक्ट का मतलब है कि जब तक काउज का इफेक्ट नहीं होगा तब तक हमारा कोई डेटा बनेगा ही नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम लोग इंटरवेंशन क्या क्या देते हैं, हम लोग का इंटरवेंशन क्या होता है, योगा इंटरवेंशन देते हैं ना हम लोग, योगा के स्टूडेंट हैं हम लोग। जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे या आप करेंगे या जो भी हमारा टॉपिक है उस पर हम करेंगे, तो हमारा इंटरवेंशन क्या होगा, योगा होगा ना। योगा देते हैं तो जब हम मान लीजिए हम वेट नापते हैं योगा देने के पहले और योगा देने के बाद, अब मान लीजिए अगर उसमें कोई चेंज नहीं होगा तो क्या वो वेरिएबल कहलाएगा? नो मैम। नहीं कहलाएगा। तो वेरिएबल में वेरिएशन होना जरूरी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो कीवर्ड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का वो है काउज एंड इफेक्ट, ठीक है। एक वेरिएबल काउज होता है, एक वेरिएबल पे वो इफेक्ट को करता है। सो जैसे मान लीजिए कि योगा क्या है आपका, काउज है, इफेक्ट किस पे हो रहा है, वेट पे हो रहा है, ठीक है। 3 महीने किसी ने योगा किया, 3 महीने पहले अगर उसका वेट 50 kg था और योगा करने के बाद उसका केजी मान लीजिए कि 45 kg हो गया, तो वेरिएशन हुआ ना उसके वेट पे। तो काउज क्या था, योगा था, और रिजल्ट हमें किस पे दिखा, जो वेट था, जो वेट लिया हमने। तो इसीलिए जब भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता है तो वहां काउज एंड इफेक्ट कीवर्ड होगा ही होगा, बिना काउज एंड इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो ही नहीं सकता है। तो काउज एंड इफेक्ट सबसे बड़ा आपका की है। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है उसमें काउज एंड इफेक्ट लिखा हुआ है तो बिल्कुल आंख बंद करके इसको मतलब रखिएगा कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही है अगर काउज एंड इफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल भी आपका जो है काउज और इफेक्ट बताता है। 3 तरह के मेन वेरिएबल है, ऐसे वेरिएबल बहुत तरह के होते हैं लेकिन 3 मेन वेरिएबल है जिसे हमें पढ़ना है। तो पहला वेरिएबल जो है आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दूसरा वेरिएबल होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे देखिए कंपाउंडिंग वेरिएबल दिया हुआ है। ऐसे कंपाउंडिंग वेरिएबल और एक्स्ट्रानियस वेरिएबल पे बहुत क्वेश्चंस आता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है काउज। तो योगा में काउज क्या है, अभी मैं आपको एग्जांपल दी थी ना, आसन, जो मैम आसन करा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होगा। वेरी गुड, योगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेरी गुड। योगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है कि योगा एक काउज है किसी चीज को घटने बढ़ने का। जैसे मान लीजिए हम बहुत सारा जो असेसमेंट टूल लगाते हैं, जैसे हम वेट ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं, उसके बाद उसका BMI ले रहे हैं, जितने भी जो है हम चीजों को नाप रहे हैं, तो उसमें जो घटना या बढ़ना हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, उसका काउज क्या है, योगा है। हाँ, इफेक्ट इंडिपेंडेंट पे नहीं पड़ेगा, ये कह रही डिपेंडेंट पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग काउज बोलते हैं। तो हमारे लिए, हम लोग एज ए योगा स्टूडेंट, हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, योगा है। तो कभी भी एग्जाम में अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है तो अपने दिमाग में ये सोच के रखिएगा कि आप
आप क्योंकि आप योगा की स्टूडेंट है तो आप बिल्कुल योगा को सोचिएगा कि ये योगा के बारे में बात कर रहा है। और जो मैं आपको योगा और वेट का एग्जांपल दी, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? वेट होगा मैम। वेट। वेरी गुड। तो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो काउज वेरिएबल क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको काउज वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? इफेक्ट। तो जिसमें चेंजेज आ रहा है, ठीक है, वो हमारा जो है जो अप डाउन हो रहा है, चाहे मतलब यानी तो बढ़ रहा है यानी तो घट रहा है, ठीक है, तो वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इस पे इफेक्ट आता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? काउज। जैसे हमारा योगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। कंपाउंडिंग वेरिएबल या एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, जैसा कि एक्स्ट्रानियस वेरिएबल बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्ड को देखिए आप। तो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स क्या होता है और कंपाउंडिंग और एक्स्ट्रानियस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता देती हूँ। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल होता है कि बहुत बारी क्या होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अलावा भी वेरिएबल्स आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जो है स्टडी कर रहे हैं कि बच्चों का एकेडमिक स्कोर कैसा है, किसी स्कूल में बच्चों का एकेडमिक स्कोर कैसा है। या नहीं तो फिर मैं आपको रियल एग्जांपल देती हूँ कि जो मेरे साथ पीएचडी कर रहे थे, ये उनकी ही मतलब ये है, मतलब उनके साथ एक्स्ट्रानियस वेरिएबल और कंपाउंडिंग वेरिएबल कैसे उनके रिसर्च को खराब कर दिया। हुआ क्या कि एक मतलब हमारे ही इसमें यूनिवर्सिटी में एक भैया है, तो उनका क्या हुआ कि उनको स्कूल का डेटा लेना था, स्कूल के बच्चों का डेटा लेना था। तो जब उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया था तो उस समय ईद चल रहा था, ठीक है। तो ईद चल रहा था तो क्या हुआ कि डेटा जो मतलब जो प्री डेटा था वो ईद के टाइम का था। और जब ईद खत्म हो गया तो भी उनका जो है कंटिन्यू था रिसर्च। ईद खत्म होने के बाद, क्योंकि वो ओबीज मतलब ओबिसिटी पे कर रहे थे, जो उनका रिसर्च था ना कि योगा क्या मतलब इफेक्टिव है या नहीं है ओबीज बच्चों पे, जो मतलब मोटे बच्चे होते हैं ना जिनका वेट ज्यादा होता है। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने डेटा लिया ईद के बाद, ठीक है, तो क्या हुआ ना कि डेटा उनका जो है गलत आ गया। गलत आ गया का मतलब है कि बच्चों का वेट घटने के बजाय बढ़ गया, सारे बच्चों का वेट, ठीक है। क्योंकि क्या था, ईद में फास्टिंग होता है, उस समय ऑलरेडी वो लोग बहुत कम खाते हैं। और जो जो स्कूल में उन्होंने मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें मेजोरिटी जो है मतलब ईद वैसे बच्चे ही थे जिनका ईद मतलब जो मतलब जो स्टूडेंट थे वो ईद पे मतलब ईद मतलब ये थे, मुस्लिम थे वो लोग। तो अब उसमें क्या हो गया कि जब भैया ने डेटा एनालिसिस किया तो वो रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंफाउंडिंग वेरिएबल या एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। तो इसमें क्या हो गया, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल हो गया एक्स्ट्रा वेरिएबल, मतलब जो ईद जो फास्टिंग था जिस समय, उसके कारण क्या हुआ, उनका रिजल्ट जो है सही नहीं आया, ठीक है, उनका रिजल्ट जो है सही नहीं आया। तो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल होता है, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल होता है कि जो वेरिएबल एक्स्ट्रा हो और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको एक्स्ट्रानियस वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल एक्स्ट्रा है लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे स्टडी को इम्पैक्ट कर रहा है, खराब कर रहा है, तो उसको हम कंपाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है, बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि मेरे रिसर्च को खराब कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग जो है स्लीप पे करना चाह रहे हैं कि जो बच्चे अच्छे से सोते हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट अच्छा आता है। मान लीजिए हमने कुछ ऐसा रिसर्च बनाया, अब उसमें क्या है कि बहुत बच्चे एसी से भी सो के आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बच्चों के पास एसी भी है, वो एसी में सो रहे हैं, रात में उनका नींद पूरा अच्छे से हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनके जो पंखे पे ही सो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास पंखा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे नींद वाले रिसर्च को जो है इम्पैक्ट करेगा ना, क्योंकि सारे बच्चे को तो एक जैसी फैसिलिटी नहीं मिल रही है नींद के लिए। तो बहुत बारी क्या होता है कि हमें इसको स्टडी नहीं करना, मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे रिसर्च में वो वेरिएबल आए, लेकिन फिर भी आ जाता है।
तो जब हम जिस वेरिएबल को कंट्रोल कर लेते हैं वो हमारा बोलते हैं एक्स्ट्रा नियरेस्ट वेरिएबल। लेकिन जब यही एक्स्ट्रा नियरेस्ट वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उसको कंफाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं। आया समझ में? जी मैम। यस मैम। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया आपका? मैम काउच Cause variable और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया आपका? इफेक्ट इफेक्ट हो गया। और जैसे मान लीजिए हम वेट नाप रहे हैं या हाइट नाप रहे हैं, मतलब जो भी घटता बढ़ रहा है तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या हो गया कि रिसर्चर डोंट वांट टू स्टडी, वो स्टडी नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी जो है उसके रिसर्च को वो डिस्टर्ब कर रहा है कोई वेरिएबल, तो उसको कंपाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं। और इसको हम कंट्रोल नहीं कर, हम जान रहे, मुझे पता है कि ये मेरे रिसर्च में कंपाउंडिंग वेरिएबल का काम कर रहा है लेकिन हम पे हमारा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। मैम ये तो रिसर्चर को पता नहीं होता ना। जैसे मान लीजिए हमने किसी को मेमोरी पावर के लिए टाटा कराते हैं और वो कोई आयुर्वेदिक औषधि ले रहा है और रिसर्चर को पता नहीं है। आफ्टर 3 मंथ किसी उस व्यक्ति का मेमोरी पावर बढ़ गया तो फिर उसको पता चला कि ये कोई औषधि ले रहा था, कोई दवा ले रहा था, तो फिर वो को रिलेट नहीं कर पाता कि औषधि की वजह से बढ़ा या हमारे योग अभ्यास की वजह से। बिल्कुल 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 यही चीज होगा मैम। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे हम लोग भी जैसे मेरा भी स्टडी था, तो जैसे हम लोग को योगा मुझे स्कूल के बच्चों पे करना था, तो मुझे ऐसे स्कूल के बच्चों को लेना था कि जिस स्कूल में योगा नहीं होता है, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे योगा का इफेक्ट कितना हो रहा है बच्चों पे। अगर स्कूल में पहले से योगा क्लास होगा तो मेरा रिजल्ट सही नहीं आएगा फिर, है ना? या नहीं? फिर तो हमें ये मान लेना चाहिए। मैं बोलूँ? हाँ बोलिए बोलिए। फिर तो हमें ये मानना ही कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है ऑलमोस्ट 80% रिसर्च में आएगा। कुछ ना कुछ रीजन होगा बीच में जो कंफाउंड करेगा। वेरिएबल रहेगा ही रहेगा। मैं क्या आप भी हाँ जी, अगर जितने भी हम रिसर्च करते हैं, जितने भी हम रिसर्च करते हैं इन दैट केस कंफाउंडिंग नेचर रहेगी हर रिसर्च की। मतलब 80% में सब में बात नहीं। कंपाउंडिंग जैसे मैं आपको जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि तराटक किया तो हमें पता ही नहीं क्योंकि वो दवाई खा रहा है इसलिए उसकी मेमोरी बढ़ गई। ऐसे बहुत सारे रीजन जो है हर रिसर्च में जुड़े होता है, लेकिन उसको हमको लिखना पड़ता है जो इफेक्ट आते हैं। देखिए क्या होता है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं ना, रिसर्च को ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। जैसे मैं आपको ईद वाला बात बताई, तो भैया ने उस पेपर में लिखा कि लिमिटेशन ऑफ स्टडी। जब भी आप किसी पेपर में लिमिटेशन ऑफ स्टडी देखेंगे ना, जब आप डिस्कशन लिखते हैं तो डिस्कशन में आपको लिमिटेशन ऑफ स्टडी भी मिलेगा, ठीक है? तो उसमें लिमिटेशन ऑफ स्टडी में आपको लिखना होता है। तो जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं और आपने लिमिटेशन ऑफ स्टडी को भी नोटिस किया है कि किस स्टडी में लिमिटेशन क्या रहा है, और वो लिमिटेशन मैं अपने रिसर्च में नहीं लूंगी, ठीक है? तो लिमिटेशन ऑफ स्टडी क्या में आपको पता चलता है कि उसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल या इस स्टडी की लिमिट क्या थी। तो उससे आपको भी लिखना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बोला ना कि टाटा कर रहे थे लेकिन वो दवाई भी ले रहे थे, तो आपको अपने पेपर में इसको मेंशन करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आपने रिजल्ट शो कर दिया, आपको एज ए रिसर्चर बताना होगा कि आपका रिजल्ट ऐसा क्यों आया। क्योंकि जो मान लीजिए 90% पेपर जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया था उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया था, और आपने वही रिसर्च किया और आपका नेगेटिव आ गया। मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि रिजल्ट ठीक आया है। मेरे रिजल्ट पर ठीक नहीं आना था तब भी ठीक आया है, क्योंकि उसमें जो है कंफाउंडिंग वेरिएबल ये कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ठीक आया, रीजन गलत रीजन से ठीक आया। हाँ जैसे कि अब तराटक में उसे मेमोरी पावर बढ़ गई। हम तो यही चाहते हैं ना कि सर्च करना चाहते हैं ना, क्या प्रूव करना चाहते हैं भाई मेमोरी पावर बढ़ती है, यही प्रूव करना चाहते हैं ना। तो प्रूव तो हो ही गया कि भाई मेमोरी पावर बढ़ती है, लेकिन मेमोरी पावर बढ़ी जो है दवाई लेने से बढ़ी है। तो दवाई लेने से जो मेमोरी पावर बढ़ी है वो तो फिर सही रिजल्ट नहीं है ना। क्या दवाई लेने से सही है मैडम? हाँ, आपकी आवाज एक्चुअली ना मुझे क्लियर नहीं आ रही है। आप जो बोल रहे हैं वो आधा आ रहा है। हाँ अच्छा सुनिए, रिसर्च इस बात रिसर्च इस बात में बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। रिसर्च इस बात पे था कि भाई क्या योगा करने से जो है मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। अब उनका कहना था कि जो है उन्होंने जो है बीच में दवाइयां भी खा ली, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां खा ली, सब कुछ।
तो अब ये क्लियर नहीं हुआ कि मेमोरी जो ये मेमोरी पावर बढ़ी है उसकी योगा से बढ़ी है या दवाई खाने से बढ़ी है। तो रिजल्ट तो ठीक ही आया क्योंकि मेमोरी पावर उसकी बहुत अच्छी होगी, मेमोरी पावर अच्छी होगी, मेमोरी उसकी अच्छी होगी, तो रिजल्ट तो ठीक ही आया, हम यही चाहते थे। लेकिन ये रिजल्ट तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि इसका रीजन आयुर्वेद भी है, नहीं तो मैं योगा वही नहीं है पर्टिकुलर। आपको वही कह रही हूँ ना कि आपको अपने स्टडी में इसको मेंशन करना पड़ता है। अगर पेशेंट जो है दवाई भी लिया है तो आपको मेंशन करना होगा। ठीक करने का यही एक तरीका है कि आपकी स्टडी में जो जो हुआ है आपको मेंशन, जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे ना तो रिसर्चर वहां सब कुछ लिखता है, वहां नहीं तो आपको उसके थीसिस में सब कुछ मिलेगा। जब वो थीसिस लिखता है ना तो उसको सब कुछ लिखना होता है, तो आपको मेंशन करना होगा। यही एक तरीका है अपने रिसर्च को ठीक करने का। अपने पेपर में आप जो भी आपने रिसर्च किया है आपको मेंशन करना होगा। और जब आपका ओपन डिफेंस होता है, जब एक्सटर्नल रिव्यूअर आते हैं आपसे पूछने के लिए, तो आपसे सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका रिजल्ट ऐसा क्यों आया, आपने ये ये तो मेरा पॉइंट है कि वो तो छुपा जाएगा इस बात, तो रिजल्ट अच्छा है वो बोलेगा क्या जरूरत है लिखने की आयुर्वेदिक दवाई। ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं है रिसर्च करना। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से मतलब रिसर्च कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। लेकिन नहीं, जो है मैं ना, नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है, ये नहीं कह देखिए रहा ये सारे जो रिसर्चर है ना, ये ऐसा नहीं है। आपका जो आप जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं ना तो वो सबको सामने आ जाता है। आपको जब मैं स्टैट्स पढ़ाऊंगी तो उस समय समझ में आएगा वो चीज कि कैसे जो है वो ट्रांसपेरेंट। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी लिख दूंगा या कुछ भी छुपा लूंगा, तो आप नहीं छुपा सकते। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अपने बारे में बात नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और क्योंकि एक ये नॉवेल प्रोफेशन है, जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो अपने समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए और ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च है। साइंटिफिक रिसर्च नहीं होता तो होता, ठीक है, ये साइंटिफिक रिसर्च है तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। साइंस के थ्रू इसको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो इतना हमने समझ लिया है। कल हम इसको बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। कल हम इसको बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे वेरिएबल्स होता क्या है। कल हम अपना वेरिएबल्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है हम देखते हैं कि फिर क्या पढ़ना है, फिर स्केल्स पढ़ेंगे हम लोग। तो आज की क्लास समझ में आ गई आपको? सैम्पलिंग का जो भी हमने वेरिएबल्स पढ़ा वो समझ में आ गया सबको? जी मैम एक यस मैम। बार ये दिखा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा जो जो पढ़ाया स्टार्टिंग का मैम। अच्छा 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 अच्छा, ये सैम्पलिंग का क्या? जी मैम, कन्वेनियंस सैम्पलिंग से ना? अच्छा एक मिनट रुकिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी मैम, जी मैम, जी मैम बढ़ा दीजिए। जी मैम, जी मैम हो गया। ठीक है, बाकी टाइप्स ऑफ वेरिएबल तो मैं कल कराऊंगी, तो कल आपको फिर से पढ़ना है एक बार। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम एक बार। चलिए, सैम्पलिंग क्या होता है? व्हाट इज सैम्पलिंग? लिखिए भी, और मैं जिसको आता है वो अपना हैंड रेज कीजिए। किसी को नहीं आता सैम्पलिंग क्या होता है? मैम हम बताएं? हाँ बताइए। मैम सैम्पलिंग अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन द एक्चुअली, या फिर कह सकते हैं मैम जो सैंपल कलेक्ट करने की टेक्निक है वो सैम्पलिंग कहलाती है। वेरी गुड। जो प्रोसेस होता है सैम्पलिंग करने का उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं, जो प्रोसेस है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सैंपल का जो टेक्निक है या जो प्रोसेस है उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। कितने तरह की सैम्पलिंग होती है? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स। कौन कौन सी, सौरभ जी? मैम प्रोबेबिलिटी एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये दो ठीक है, तरह की होती है। हैंड रेज करके बताइएगा। दोनों सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में? निष्ठा जी आप बताइए।
मैम जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें हमको डाटा का पूरा पता रहता है कि क्या डाटा है हमारे पास, और इसमें जो सैंपल है उसको सेलेक्ट करने की चांसेस इक्वल चांसेस रहते हैं। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें हमको पूरा सैंपल नहीं पता होता, डाटा की पूरी जानकारी नहीं होती है हमको, और इसमें जो भी सैंपल है उसको सेलेक्ट करने का, चूज करने का अनइक्वली वो रहता है, चांसेस रहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये सबसे अच्छा सैम्पलिंग मेथड क्या है? सौरभ जी आप बताइए। प्रोबेटर सैम्पलिंग मैम, इसमें सिंपल रैंडम जो सैम्पलिंग होती है सबसे अच्छी होती है। ठीक है, ठीक है। और दोनों सैम्पलिंग मिला के कितने मेथड्स है सैम्पलिंग के, मतलब टाइप्स ऑफ मेथड्स? 8 है, ठीक है। ठीक है, चलिए। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? बाकी सीमा जी, विजय जी, पूजा भारती जी, आप लोग कुछ नहीं बता रहे, आप लोग को नहीं समझ में आ रही है क्लास? क्योंकि आप लोग अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो क्लास और भी नहीं समझ में आएगी, आगे क्लास बढ़ता जाएगा। तो सौरभ जी बताइए आप। मैम ये जो सैंपल होते हैं मैम, इसमें क्या होता है कि रैंडम सिलेक्शन होता है। जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से हम किसी भी अननोन पर्सन को रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग से कैसे डिफरेंट है? मैम ये सिस्टमेटिक में होता क्या है कि हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि जो हमारे स्क्रीन पे थर्ड पर्सन दिखेगा या 8 बजे जो क्लास ज्वाइन आएगा उसी को जो है हमको सेलेक्ट करना है, और इसमें कोई भी ये कंडीशन नहीं होता है। ठीक है। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है? कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है? मैम कोटा सैम्पलिंग में स्पेशली कोटा बनाया जाता है तरह तरह के, कि जैसे आपने एग्जांपल बताया था कि मुझे कुछ डायबिटिक पेशेंट पे ही करना है, तो हो सकता है मैं ये एज ग्रुप वाले ले लूं कि मैं 40 से 30 to 40 है तो इसके 10% लूंगी, और यदि 50 to 60 है उनके 20% लूंगी, और जब तक मेरा 10% कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये मेरी सैम्पलिंग चलती रहेगी मैम। ठीक है, चलिए चलिए एक बार फिर से कल एक बार रिवाइज कर रहे हैं सैम्पलिंग, उसके बाद ही हम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, टाइम भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास है क्या आप लोग का अभी? नो मैम। नहीं है मैम। ठीक है, तो चलिए सौरभ जी करवा दीजिए आप क्लोजिंग प्रेयर। ओके, सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिकासन। अब जो अपने स्पाइन को सीधा कर ले, अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, धीरे से अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे लाएं। अभी आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे रखें और 3 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करें। 3 times chanting deep inhale. शांति पाठ। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, प्रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, रवि और पाम। जब दोनों हथेलियों में उष्मा हो जाए तो अपनी आंखों पे लगाएं और महसूस करें हमारी हथेलियों से प्राण शक्ति आंखों में जा रही है। पूरे फेस का मसाज करें, फिर दोनों हथेलियों के बीच में आंखों को खोलें, हरिओम तत्सत बोलते हुए प्रणाम करके हाथों को नीचे कर लें।
थैंक यू सौरभ जी। चलिए यहाँ पे क्लास कंक्लूड करते हैं और कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे डिस्कस। मैं आज एक बार चेक कर लेती हूँ, ठीक है। और फिर कल जो भी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आए हैं, जितना भी हमारी पढ़ाई हो चुकी है वहां तक मैं क्वेश्चन बना करके मैं पूछूंगी फिर आपसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।